नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना बीपीएससी 70th के लिए जरूरी हो सकता है, बिहार एसआई या फिर बिहार के आने वाले सभी एग्जाम के लिए जितना बिहार इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूरी हो सकते हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो है ये, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है जरूर आप पढ़ के जाइएगा। बिहार का जो पीसीएस वाला एग्जाम होता है उसमें कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिए जाते हैं कनेक्ट करके, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की थोड़ी जो है एक हिस्ट्री भी रही है। सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के वीडियो पापा वीडियो देना चालू किया था। बीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रैंक 1-2 तक गई है। बाकायदा जो है पॉडकास्ट वगैरह पड़े हुए हैं हमारे। बीपीएससी के लिए सिर्फ जितना टाइम बचा हुआ है, सिर्फ अगर आपको 70th बीपीएससी में सिलेक्शन की तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के रिकॉर्डेड वीडियोस, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, ये 4 चीज अगर आपने कर ली, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, आप आराम से बीपीएससी 70th में कट ऑफ निकालने की स्थिति में हर हालत में रह सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया स्ट्रिक्टली। पेड क्विज पूरे क्वेश्चन लगा डालिए, पूरी टेस्ट सीरीज लगा डालिए, प्लस पूरा सिलेक्शन मटेरियल और जो पेड ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियोस है उनको एक बार आप जरूर से जरूर कर लें। इतना कर लिया तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, बीपीएससी का पीटी में कट ऑफ जो है भर का आराम से निकाला जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल वाला भी मिल सकता है। और अगर आपको पेड क्विज ज्वाइन करना है, हमारा जो है नंबर पे कॉल करके आप पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देखिए और ये बताइए कि और क्या क्या चीजें आपको चाहिए। कमेंट में तुरंत बताइए क्या क्या चीजें जो है आपको प्रोवाइड करी जाए बीपीएससी के लिए। कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए, ठीक है। सारे सजेशन, सारे कमेंट को सीरियसली देखा जाएगा और उसी के हिसाब से बीपीएससी के लिए जो भी सीरीज, जो भी आपके वीडियो की डिमांड है, वो सारी पूरी की जाएगी। बिहार का तो मंथली करंट हम वैसे ही देते हैं, ओवरऑल मंथली करंट भी हम वैसे ही देते हैं, वो तो आप फॉलो कर ही रहे होगे। टेस्ट सीरीज वगैरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, ठीक है। पेड क्विज वगैरह भी हम लगातार दे ही रहे हैं, तो लगातार तैयारी करते रहिए। बीपीएससी का सिर्फ कट ऑफ, देखो पीटी में सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकालने वाली तैयारी करनी है बस, क्योंकि फाइनल जो रैंकिंग होती है वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। पीटी का उसमें कोई रोल नहीं है, पीटी सिर्फ एक एलिमिनेशन स्टेज है, ठीक है। और वो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करें आराम से, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, आराम से आप पीटी का कट ऑफ उड़ा दोगे चाहे जैसा आ जाए। बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग 2023-24 वाला स्टडी करने वाले हैं। जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण आया है, कई सारे फैक्ट्स इसमें बिहार सरकार पब्लिश करती है। एक ऑफिशियल सोर्स होता है, मतलब जो इसमें दिया रहता है वो आप सही मान सकते हैं पेपर के लिए। और एग्जाम में कम से कम 3 सवाल इस पूरे वीडियो से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। करीब 14 इसमें अध्याय होते हैं, 500-600 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं तो मेंस के लिए तो आपको खुद ही रिकमेंडेड है कि आप डाउनलोड करिए वेबसाइट से और पूरा इकोनॉमिक सर्वे जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं आप खुद पढ़ें। लेकिन पीटी के लिए जितना यहाँ पे जरूरी है, सफिशिएंट मैटर हम आपको बता दे रहे हैं। सारे तथ्य यहाँ पर मैं हाईलाइट करके बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो बिल्कुल आने ही वाले हैं, उनको भी हाईलाइट करके आपको बता दूंगा, जिससे आप तैयार कर लें और इससे कम से कम 3 सवाल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो बजट होता है, बजट जब भी आप देखेंगे वो होता है 2024-25 का। जैसे बजट जब भी आएगा तो 2024-25 का बजट कहलाएगा, अगली बार आएगा तो 26 का बजट कहलाएगा, 2025-26 का बजट। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 1 वर्ष पीछे का होता है, क्योंकि इसमें पीछे का आंकड़ा दिया रहता है, सारी चीज़ें कंपाइल करके आती हैं। तो जैसे इसमें जो भी अनुमान आएंगे वो 2022-23 तक के अद्यतन आंकड़े के हिसाब से होंगे। मतलब 2023 से आगे का डेटा इसमें नहीं लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2024 में तो पब्लिश ही हो रहा है। तो इसमें जो भी आंकड़ा होगा फाइनली वो 2023 तक का होगा। तभी यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं वो 2022-23 तक लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। जो भी आंकड़ा मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आता है उसमें जो दिया है वही एग्जाम के लिए लेटेस्ट माना जाता है। तो वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार, ठीक है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो जीएसडीपी है वो 15.5% बढ़कर के 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% बढ़कर के 4.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाना अनुमानित है। यानी कि वर्तमान मूल्य पर बात करें तो जीएसडीपी कितना है बिहार का, 7.5 लाख करोड़, लेकिन 4.4 लाख करोड़ है अगर हम यहाँ पर वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें। यानी कि ग्रॉस जीएसडीपी बात करें, ग्रॉस जीएसडीपी बिहार का ये कितना है, ये है 7.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि रियल जीएसडीपी कितना है, इसमें ग्रोथ दर्ज की गई 10.6% की, ये है 4.4 लाख करोड़। राज्य में जो 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर
4.7% रहने का अनुमान है। राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष से 13.9% बढ़कर के 59,637 रुपए होने का अनुमान है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। ये पर कैपिटा राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम, ये 59,637 रुपए होने का अनुमान है। मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 35,119 रुपए हो जाएगी, अगर हम मूल्य वृद्धि को समायोजित करके, यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करने के बाद अगर निकालें तो ये हो जाएगी 35,119 रुपए। बिहार और भारत के वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें, ये 2018-19 से लेकर अब 4 वर्षों में 2022-23 तक का डेटा इसमें दिया हुआ है। ये कैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑरेंज ग्राफ ये बिहार का है और नीला वाला यहाँ पे भारत का है। तो आप देखेंगे 2021-22 में जो है ये भारत का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन बिहार का इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ रेट है। किसका? वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, यानी कि रियल जो जीएसडीपी है, रियल पर कैपिटा जीएसडीपी जो है, रियल पर कैपिटा जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है, रियल पर कैपिटा जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है उसमें वृद्धि आप देखेंगे बिहार की ज़्यादा है, 9% है करीब, और भारत की 6.3% है 2022-23 में। वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के अनुमानित तीव्र वृद्धि पिछले वर्षों में कोविड-19 महामारी के दौरान संकुचन से तेजी से उभरकर अर्थव्यवस्था के सही स्थिति में आने की बड़ी उपलब्धि है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था कोविड के दौरान, तेजी से बाउंस बैक किया बिहार ने, फिर से सारी चीज़ें काम करने लगी, ऐसा हम मान सकते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? टर्सरी सेक्टर का हिस्सा 60% अनुमानित है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का 20-20% रहने का अनुमान है। ये थोड़ा सा याद करने में भी आसान है कि टर्सरी सेक्टर का हिस्सा 60 और 20-20% यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का 2022-23 में। 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की मूल्यवर्धन में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई? 6.7% प्राथमिक में, 6.8% द्वितीय एक्टिविटीज में, और तृतीय क्षेत्र में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के पैटर्न से पता चलता है कि राज्य में समग्र आर्थिक वृद्धि की दिशा मुख्यतः सेवा क्षेत्र में संकुचन या विस्तार द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि सर्विस सेक्टर अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और अगर सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इकोनॉमी घटेगी। इस क्षेत्र में साल दर साल वृद्धि हुई है, खासकर गत 5 वर्षों में अन्य 2 क्षेत्रों से अधिक अस्थिर रही है। इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन में हुआ बदलाव क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के कारण हो सकता है, जिससे लोग वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की जरूरत होती है, जो महामारी के दौरान बाधित रही थी। मतलब महामारी के दौरान, कोविड के दौरान सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन फिर से जो है बाउंस बैक कर रहा है। बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा है। यानी कि जीएसवीए की बात करें, ठीक है, जीएसवीए में तो कम हिस्सा है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज का, बिहार और भारत दोनों में, लेकिन पीपल एम्प्लॉयड में, रोजगार देने के मामले में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज का है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन जीएसवीए में कम हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगारदाता है, कृषि ही सबसे बड़ा रोजगारदाता प्रक्षेत्र है बिहार का अभी भी। बिहार में 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20.7% था, जबकि कुल कार्य शक्ति का 47.8% हिस्सा इसी क्षेत्र में लगा था। यानी कि कुल कार्यबल टोटल लगा जो बिहार में जो वर्क फोर्स है उसका 47.8% हिस्सा किसमें एम्प्लॉयड था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी हम लोग कह सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व था बिहार की वर्क फोर्स का 47.8% हिस्सा। बिहार के सकल मूल्यवर्धन में 2021-22 में जो तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर का हिस्सा कितना था? ये 58.6%, लेकिन रोजगार कितने लोगों को देता था? बिहार में टर्सरी सेक्टर रोजगार कुल मिलाकर 26.3% ऑफ द वर्क फोर्स को दे पा रहा था, और 25.9% हिस्सा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज में बिहार के वर्क फोर्स का लगा हुआ था। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरीके से लोग संलग्न हैं। बिहार और भारत का यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ 2021-22 तक के आंकड़ों के अनुसार। लगभग इंडिया के समानांतर आप बिहार में देख सकते हैं। रोजगार में 45.8% लोग, प्राइमरी सेक्टर में 24.6%, भारत में सेकेंडरी सेक्टर में 29.7%, टर्सरी सेक्टर में
और इसमें 47.8 प्राइमरी सेक्टर में, 25.9 सेकेंडरी सेक्टर में, 26.3 सर्विसेज सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं बिहार में। तो ये है इसमें। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति दर ये 5.5% रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5%, शहरी क्षेत्रों में 5.6% रही थी। राज्य में आर्थिक गतिविधि में गत दशक के दौरान काफी वृद्धि हुई है। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद द्वारा अनुमानित प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य में जिलों में काफी अंतर है। यानी कोई जिला तो अच्छा मतलब किसी जिले में लोग अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन किसी जिले में आय कम है बिहार में। तो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटा जीएसडीपी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर रुपए में 2021-22 में शीर्ष जिला कौन है? पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। ये शीर्ष सबसे समृद्ध जिले हैं। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में सबसे गरीब जिले शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। फिर पेट्रोल की खपत के हिसाब से दिया हुआ है, डीजल की खपत के हिसाब से और रसोई गैस की खपत के हिसाब से। ये ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। सबसे समृद्ध जिला पर कैपिटा जीएसडीपी के हिसाब से पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, और जबकि सबसे गरीब जिला शिवहर, फिर उससे कम अररिया, फिर सीतामढ़ी। फिर क्षेत्रवार दिया हुआ, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? ये है कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत का। और टर्सरी सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अगर देखें, टर्सरी सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ पे विनिर्माण का, यानी कि कंस्ट्रक्शन का। फिर द्वितीय क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? द्वितीय क्षेत्र में आप देखेंगे सबसे बड़ा हिस्सा है व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह का 16.64%। व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं ये 15.81%। देन इसके बाद है लोक प्रशासन 13.34%। टर्सरी सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान गृह का, फिर व्यापार और मरम्मत सेवाओं का, और फिर यहाँ पर लोक प्रशासन का। अध्याय 2 राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। हमेशा सरकार यही लिखती है। राज्य सरकार का कुल व्यय गत वर्ष में 20.1% बढ़कर यह हो चुका है 2022-23 में 2,31,904 करोड़। हालांकि ये आंकड़े ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब लेटेस्ट बजट जो हमने वीडियो दिया होगा आपको कोर्स में, आप बजट से देखिएगा कितना एलोकेशन यहाँ पे किया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब। इसमें 22-23 में राज्य सरकार का कुल व्यय के राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आप बजट से देखिएगा। बजट में लेटेस्ट वाला दिया है, 23-24 का वाला दिया है, इसमें 22-23 वाला दिया है, तो अभी ज़्यादा जरूरी नहीं रहेगा। तो राजकीय व्यवस्था वित्त व्यवस्था वाला जो ज़्यादातर पोर्शन है आपको बजट से कवर करना चाहिए। बजट जो हमने वीडियो दिया होगा कोर्स में 2024-25 वाला, उससे देखिएगा, उसके आंकड़े पूछे जाएंगे। अध्याय 2 ज़्यादा जरूरी इसमें नहीं है, जो जरूरी है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सरकार के व्यय के विभिन्न शीर्षों का प्रतिशत हिस्सा ये 2022-23 के अनुसार दिया हुआ है, लेकिन वही चीज़ा की जो चार्ट है हमने आपको 2024-25 बजट वाला भी दे रखा है, तो वो वाला चार्ट ध्यान रखिएगा, उसमें लेटेस्ट चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जैसे बिहार सरकार जो है सोशल सर्विसेज पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, सामाजिक सेवाओं पर। ये 2022-23 के लिए भी सही है, 2024-25 में भी ऐसा ही ग्राफ है। सोशल सर्विसेज पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, फिर इकोनॉमिक सर्विसेज पर, फिर जनरल सर्विसेज पर, मतलब फिर जनरल सर्विसेज पर, फिर इकोनॉमिक सर्विसेज पर, इस तरीके से खर्चा होता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र 2018 से 2022 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र ने सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसवीए में 20% के आसपास योगदान दिया। जीएसवीए में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है बिहार में? पिछले 4 वर्षों में 20% का है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का योगदान 9.9%, उसके बाद पशुधन का 6.6%, और एक्वाकल्चर और फिशिंग का है 1.8%, और कास्ट, वानिकी और कास्ट निर्माण का 1.6% है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आप फिगर लास्ट वाला एक बार देख लीजिएगा, बाकी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये 2022-23 वाला, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 9.9% किसका है? 20% में से फसल क्षेत्र का, क्रॉप का। गंगा के मैदानी भाग में उर्वर मिट्टी से युक्त समुद्र तट रहित राज्य बिहार फसलों की खेती के लिए सुसज्जित है। वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? ये था 50.70 लाख हेक्टेयर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था? 54.2%। यानी शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 54.2%। वन क्षेत्र कितना है? 6.6%। अकृष्य भूमि पड़ौती छोड़ करके ये 2.9%। पड़ती भूमि ये है 12.6%।
कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि 23.3%। जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे जो बढ़ा है, विभिन्न कृषि रोडमैप रेखांकित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार पास्ट में प्राप्त हुए हैं। तो 3 साल पहले 2022-23 में राज्य में ईख उत्पादन 214.76 टन था और औसत उपज जो है इतनी थी। 2022-23 में बीज उत्पादन, वितरण और किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इतने लाख रुपए वितरित किए गए थे। ये आंकड़े आप इग्नोर करिएगा, जहां जहां मैं बताएं बस वही ध्यान रखिएगा। ये आंकड़े नहीं ध्यान रखने हैं हेक्टेयर और टन वाले। अभी जहां जिलों का बताया जाएगा कि कौन सा राज्य ईख उत्पादन में प्रथम पर है, चावल उत्पादन में, वो सब नोट करिएगा। फिर इसमें लिखा है कि सिंचाई बढ़ाने के लिए बिहार सरकार यहाँ पे काम कर रही है। अंडे और मछली के उत्पादन के लिए यहाँ पर फिंगरलिंग्स यानी अंगुलिकाएं डाली जा रही हैं। 2021 में आपने देखा होगा ये अंगुलिकाएं छोड़ी गई थी। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम चल रहा है, स्कीम सेक्शन में हमने आपको बताया था। राज्य में ऊर्जा की कुल खपत कृषि क्षेत्र का हिस्सा ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2018-19 में 72,000 मतलब 72.671 करोड़ यूनिट से बढ़कर के 2022-23 में कितना हो गया है? 378.094 करोड़ यूनिट। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना के तहत खेती के लिए सब्सिडी दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है, जिससे लागत कम हो सके बिजली के किसानों के लिए। 2022-23 में गंगा के किनारे जो 13 करीब जो जिले हैं, वहाँ पर जैविक खेती का संकुल स्थापित करने के लिए जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने व्यवहारिक रणनीतियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी निर्देशन के जरिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम के तहत 2019-20 से 22-23 तक 8 जिलों में इतने रुपए आवंटित किए हैं। तो मतलब ये जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में कितने जिलों को शामिल किया गया है? जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में 8 जिलों को बिहार में शामिल किया गया है। इतना यहाँ पे काफी है। जब फिर बाद में 30 जिलों को 2021 से 2024-25 के बीच ये शामिल किया गया है। बिहार में पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में 2018-19 से लेकर 22-23 तक की अवधि में 8.6% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। तो 2018 से 22 तक 8.6% की वृद्धि हुई है पशुधन और मत्स्य क्षेत्रों में। बिहार में दूध का उत्पादन 6.49% की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है। राज्य में विभिन्न स्रोतों से दूध उत्पादन में गायों का प्रतिशत कितना है? 63.7%, भैंसों का 34.1% और बकरियों का 2.2% है। मतलब सबसे ज़्यादा दूध जो है ये गाय का दूध होता है, फिर भैंसों का होता है और फिर बकरियों का। गायों से दूध उत्पादन होता है। समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना जिलों से गाय के दूध उत्पादन में संयुक्त रूप से 17.6% हिस्सा आता है। भैंसे भी राज्य में दूध उत्पादन महत्वपूर्ण स्रोत है। भैंसों के दूध का उत्पादन होता है मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में। यहाँ से 16.6% टोटल भैंस के दूध उत्पादन का आता है मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण से। बकरी के दूध के लिए सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया जिले अग्रणी है। 2022-23 में मछली उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले कौन से? मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण, जिनका राज्य के कुल मछली उत्पादन में संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत योगदान है? 28.7% का योगदान इन 3 जिलों का है, यानी कि मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। यहाँ पर मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये पूछा जा चुका है एक बार, शायद 68 में पूछा गया था। वहीं 2022-23 में मत्स्य बीजों के वितरण के मामले में शीर्ष 3 जिले कौन है? मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका। राज्य में पशुधन की बात करें तो यहाँ पर पशुधन में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? गाय बैल की है 15.40 मिलियन। फिर है यहाँ पर बकरा बकरी की, फिर है यहाँ पर भैंसे की, और फिर यहाँ पर है आप देखेंगे सुअरों की है, फिर यहाँ पे भेड़ की, फिर घोड़े की। तो इस तरीके से यहाँ पर पशुधन है। बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन उत्पादकता के जिलेवार आंकड़े ये बड़ा पूछा जाता है। जैसे चावल की अगर हम बात करें तो चावल उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर का संयुक्त रूप से उत्पादन हिस्सा कितना है? 25.2%। कुल चावल उत्पादन का 3 जिलों से आता है। तो चावल उत्पादन में शीर्ष पर है रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, और प्रोडक्शन में टॉप पर है। और सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ पे दर्ज की गई है? चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई है। गेहूं की बात करें तो मुख्य राबी फसल है और राज्य की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। खगड़िया में इसकी सर्वाधिक और जमुई में इसकी सबसे कम उत्पादकता है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेहूं की कहाँ पे? खगड़िया जिले में। बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन में रोहतास, कैमूर और भोजपुर संयुक्त रूप से
शीर्ष 3 पर है। रोहतास में होता है गेहूं उत्पादन, कैमूर में, भोजपुर में। अगर हम मक्के की बात करें तो मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गई है कहाँ पे? अररिया में। अररिया में जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मक्के की है, और कुल उत्पादन में भी अररिया आ गए। कुल मक्का उत्पादन में 20% आता है अररिया डिस्ट्रिक्ट से। अन्य मक्का उत्पादक जिले कटिहार, पूर्णिया हैं। कटिहार, पूर्णिया। दलहन की बात करें तो दलहन में टॉप पर है पटना, औरंगाबाद, फिर नालंदा। पटना, औरंगाबाद, नालंदा दलहन में टॉप पर है। सर्वोच्च उत्पादकता दलहन की कहाँ पर है? बेगूसराय में। बेगूसराय। गन्ना या ईख की बात करें तो गन्ना उद्योग विभाग के अनुमान के अनुसार बिहार में ईख का उत्पादन 214.67 लाख टन था। ठीक है। और वर्ष 2022-23 में जिलों में के बीच पश्चिमी चंपारण का राज्य के कुल ईख उत्पादन में 64.54% से भी अधिक हिस्सा था। तो राज्य का सर्वोच्च ईख उत्पादक जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ये एक बार पूछा भी जा चुका है 67 में शायद, और बाद में पूर्वी चंपारण का नाम इसमें आता है, और फिर गोपालगंज, समस्तीपुर का। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ईख का यानी गन्ने का होता है पश्चिमी चंपारण में, बिहार में। फलों की बात करें तो बिहार में प्रचुर मात्रा में फल उत्पादन होता है, और बिहार में मुख्य उत्पादित फल कौन से हैं? केला है। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर आम का होता है, फिर अमरूद का, फिर लीची का। लीची तो काफ़ी फेमस है यहाँ की। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो 2022-23 में आम के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन लगाया जाता है? आम, फिर केला, फिर लीची। मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होता है? वजन के मामले में यहाँ पे होता है केले का। उत्पादन के मामले में टॉप पर फसल केला, जबकि क्षेत्र के लिहाज से टॉप पर है यहाँ पर आम। बिहार में शीर्ष 3 केला उत्पादक जिले हैं मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर केला के लिए। अमरूद के लिए शीर्ष उत्पादक जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादन के लिए टॉप पर है मुजफ्फरपुर, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली यहाँ पर आम के शीर्ष उत्पादक हैं। तो आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बिहार में दरभंगा में, फिर पूर्वी चंपारण में। इसके बाद सब्जियों पे आ जाते हैं, तो सब्जियों पे आलू के उत्पादन में टॉप पर है पटना, फिर नालंदा। शीर्ष 2 है। प्याज के उत्पादन में शीर्ष जिले नालंदा, फिर वैशाली है। उसके बाद बैंगन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले नालंदा, पटना और वैशाली। फूल गोभी के उत्पादन में वैशाली यहाँ पे टॉप पर है, फिर कटिहार, फिर नालंदा। फूलों की खेती बिहार की कृषि का अभिन्न अंग है और ग्रामीण आय की विविधता का स्रोत है। छोटे और सीमांत किसानों का सशक्तिकरण इससे होता है। और वर्ष 2019 से 19-20 से 23-24 के बीच औद्योगिक विकास के लिए निवेश में 1934 करीब प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें 1609 को प्रथम चरण की अनापत्ति यानी एनओसी प्राप्त हो गई। इसके फिर ये आंकड़े हैं, कितने लोगों को लोन मिला, जमीन मिली, कितने शेड बनाए गए हैं, ये सब नहीं कोई ज़्यादा जरूरी है। राज्य सरकार ने अपनी आईटी पॉलिसी अप्रूव की 2024 में, ये तो बजट में भी हमने बताया था। नई पर्यटन नीति लागू कर दी गई 2023 से 28 तक की अवधि के लिए लागू है। विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण और पर्यटन और आतिथ्य में विशेषता वाली कुशल कार्यशक्ति तैयार करने में बढ़ावा मिलेगा। इसको पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। चतुर्थ कृषि रोड मैप, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था 2023-28 के लिए। 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बीच सामान्य विनिर्माण में 1585.67 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप पर 9.75 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए थे 2022-23 में। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, उभयलिंगीय उद्यमी योजनाओं को सरकार खुद प्रमोट कर रही है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं, ये ज़्यादा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। ये देख लीजिए एक बार 22-23 में चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था, अभी बढ़ करके अब 62.74 लाख क्विंटल हो गया है। बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पे आंकड़े जो आपको मतलब वजन वाले या फिर परसेंटेज वाले याद नहीं रखने इसमें। बिहार में हैंडलूम उत्पादों के संकेंद्रण वाले विभिन्न जिले यहाँ पे देख लीजिए। जैसे रेशम उत्पादन के लिए भागलपुर फेमस है, ये आ भी चुका है एग्जाम में। रेशम के लिए भागलपुर। बांका तसर रेशम के लिए, निर्यात योग्य रेशमी कपड़ों के लिए, सूती तौलिए गमछे के लिए, और गया सूती कपड़ों के लिए, बेडशीट के लिए, लिनन साड़ी, 52 बूटी साड़ी, 52 बूटी कला जो चलती है, 52 बूटी साड़ी के लिए नालंदा फेमस है। और मर्सराइज्ड कटिया तसर का कुर्ता आदि के लिए, मलबरी रेशम के लिए, मूंगा का कमीज के लिए, नवादा लिनन रेशम के लिए, मधुबनी महीन सूती कपड़ों के लिए,
औरंगाबाद तौलिए गमछे, ऊनी कालीन और ऊनी कंबल के लिए। कैमूर जो है ऊनी कालीन बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी कहाँ पर बनती है? कैमूर में। पटना और सीवान ये कमीज का कपड़ा, लुंगी, डस्टर सादे कपड़े के लिए। बूंदियाँ जूट के थैले के लिए, ये बड़ा जरूरी है। जूट मिश्रित सामग्रियों के लिए, आंतरिक सज्जा सामग्रियों के लिए। पश्चिमी चंपारण मफलर, चादरों, शॉल के लिए। अध्याय नंबर 5 पे आ जाते हैं। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, इसके अनुसार श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का ये थी 50.9%। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 48.7%। बिहार सरकार में एक योजना चलती, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5 वर्षों में कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को 28.41 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। राज्य सरकार बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के जरिए निर्माण मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के उपाय करती है। इसमें 2022-23 में 142.6 हजार मजदूर बोर्ड के साथ निबंधित हुए थे, रजिस्टर हुए थे, और 162.2 हजार मजदूरों को लाभ मिला था। 2023-24 में बीपीएससी ने कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे? 1,70,461 विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे। 2019-20 में बिहार टेक्निकल सर्विसेज ने 43,745 रिक्तियों के लिए आवेदन मंगाए थे। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने 5,084 श्रमिकों को नियुक्ति दी थी। 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है बिहार में। 53 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 11 नए ट्रेड शुरू किए गए हैं। उद्योग 4.0 की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के लिए। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या है? एआई है, मशीन लर्निंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये सब सिखाने के लिए 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा। जीविका ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नोडल अभिकरण है। जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 915 है। और कितने व्यक्ति ट्रेन हुए? 28,292 इसमें ट्रेन हुए। ये सब है। जीविका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के क्रियान्वयन अभिकरण है, जो मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्टैंड अप इंडिया के साथ संरेखित है। बेरोजगारी दर 2022-23 में बिहार में अगर देखें तो ये समग्र कितनी थी? 4.3, पुरुषों में 5.1 थी, संपूर्ण भारत में 3.6 और 3.4 यहाँ पे संपूर्ण भारत में। जैसे कि हमने बताया 2024 तक के लिए कोर्स है, 2025 में सारी चीज़ें बदल जाएंगी, नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, नया बजट आएगा और सारी वीडियोस अपडेट करके दिए जाएंगे। तो 2024 की परीक्षा के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए। अध्याय नंबर 6 भौतिक संरचना यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च 2022 के अंत तक राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई के मामले में बिहार का स्थान देश में 9वां है। ये बड़ा जरूरी है। नेशनल हाईवेज की लंबाई के मामले में बिहार का कौन स्थान है? पूरे देश में 9वां। बिहार में कुल कितना हाईवे है, कितना किलोमीटर हाईवे? 5969 किलोमीटर हाईवे है। पूरे भारत का 4.1% यहाँ पे है। पूरे भारत के हाईवेज का कितना प्रतिशत है बिहार में? 4.1%। निर्माण और संचार क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण वाहकों के तौर पर उभरे हैं। निर्माण क्षेत्र 2011-12 में स्थिर मूल्य पर 27,000 करोड़ रुपए से 1.5 गुना बढ़कर के 40.9 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। निर्माण, परिवहन, व्यापार और होटल क्षेत्रों में बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत हिस्सा है? 37%, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा 27% है। अब कितना कितना खर्चा हुआ है पिछले सालों में, ये सब नहीं आता हमारे एग्जाम में। ये आंकड़ा आ सकता है जैसे पथ घनत्व यानी रोड डेंसिटी, यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के लिहाज से, मतलब प्रति व्यक्ति पर 1000 किलोमीटर के लिहाज से बिहार देश के बड़े राज्यों के बीच तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर पथ घनत्व के मामले में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कितनी रोड है, उसके मामले में बिहार सरकार बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर है। कैलेंडर ईयर 2022 में परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के लिहाज से टॉप पर उत्तर प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था, फिर बिहार था। मतलब बिहार में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वाहन रजिस्टर किए गए थे, मोटर वाहन। राज्य सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बिहार ईंधन नीति लाई गई थी 2019 और बिहार विद्युत वाहन नीति 2023 लाई गई थी। वाहन स्क्रैपिंग नीति ये सब अपनाई गई है। गत 12 वर्षों के दौरान रेलवे में लगभग दूनी वृद्धि हुई है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसवी में वायु परिवहन का आकार जो है 7 गुना बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। तो ये सब जो है ध्यान रख लीजिएगा। वो भौतिक संरचना में इतना ही जरूरी है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं अध्याय नंबर 7 ई शासन। ई शासन के क्षेत्र में राज्य को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, CSI नीलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजनीयता ई शासन पुरस्कार, मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI, SIG ई शासन पुरस्कार। ये सब ई शासन के कार्यक्रम, सेवाओं और हकदारियों में प्रत्यक्ष लाभांतरण तक पहुंच के लिए राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में ऑन बोर्ड करने में तेजी से काम कर रही है। बिहार में प्रति 100 व्यक्तियों पर 53.6 टेलीफोन दर्ज हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि हर परिवार में औसतन 5 व्यक्ति मान लेने पर प्रत्येक परिवार के पास 2 या 2 से अधिक मोबाइल फोन है। साथ ही इस तथ्य से बिहार में हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध है। पता चलता है कि राज्य के लगभग हर परिवार को इंटरनेट उपलब्ध है। और बिहार में डिजिटल पहुंच के लिहाज से सभी पंचायत ऑन बोर्ड है, मतलब सभी पंचायतों में डिजिटल एक्सेस है बिहार में। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली डायल 112 कंप्यूटर समर्थित डिस्पैच है, जो जुलाई 2022 से लागू है, मतलब ERS 112 नंबर बिहार में लागू है 2022 से। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए भी राज्य सरकार ने 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए हैं और सभी जून 2023 से चालू हैं। आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी सभी साइबर थानों में स्वीकृत हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देने में मदद करने के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये है, साइबर अपराध के लिए भी सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार ने दाखिल खारिज, लगान भुगतान, जमाबंदी में सुधार करने और नकल देखने, राजस्व न्यायालय के मुकदमे, भूमि दखल प्रमाण पत्र और अधिकार अभिलेख ऑनलाइन फाइल करने की ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए यहाँ पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान स्थापित किया है। इंटरनेट बेस्ड सुरक्षित सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों के माध्यम से ये सारी जो सुविधा है, मतलब आप रजिस्ट्री अपनी देख सकते हैं, ये सब कागजात देख सकते हैं, ऑनलाइन इनको देख सकते हैं। सभी 534 अंचलों, अनुमंडलों, 38 जिला मुख्यालयों, राज्य मुख्यालयों में 24 घंटे टेक्निकल सहयोग यहाँ पे दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे तो ऊर्जा की उपलब्धता आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का एक मापदंड है। हाल के वर्षों में बिहार में ऊर्जा की उपलब्धता के लिहाज से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आपूर्ति के घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में 145.5% बढ़कर के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर के 329 किलोवाट आवर हो गई है। 7 निश्चय 2 की एक योजना है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। 2021-22 से वितरण कंपनियों के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। बिजली की मांग में आशानुरूप वृद्धि देखते हुए सरकार ने क्षमता वृद्धि, संचालन क्षमता में सुधार, वितरण नेटवर्क का पुनर्वास विस्तार जैसे अनेक अल्पकालिक दीर्घकालिक उपाय किए हैं कि बिजली आपूर्ति यहाँ पर बनी रहे और बिजली जाए नहीं। ऊर्जा की कमी क्रमशः घटते हुए देखी गई है और मतलब घटी थी 2017-18 में, लेकिन फिर से ये बढ़ गई है काफ़ी। 2021-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बिहार में आती है। ये बड़ा जरूरी फैक्ट है। 31% बिजली बिहार में नवीकरणीय स्रोतों यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। 69% ताप विद्युत से यानी कि थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य हासिल कर बिहार जो है एक पर्यावरणीय हितैषी दृष्टिकोण अपनाएगा। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय रुझान यह है कि व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि आदि कनेक्शनों का हिस्सा बढ़ जाने से कुल कनेक्शनों में घरेलू कनेक्शनों का हिस्सा क्रमशः घटता जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि जब घरेलू कनेक्शन कम है और कॉमर्शियल मीटर ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार उद्योग और व्यापार में निवेश हासिल कर रहा है। अब ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। बिहार में सितंबर 2023 तक 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए थे और 1894.9 हजार ऋण संपर्कों के जरिए 34,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया गया था। वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के तहत 5,006 बैंक सखियों को ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 1,65,143 परिवारों को आमदनी बढ़ाने के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सतत जीविकोपार्जन योजना जो है बिहार में कब से लागू है? ये लागू है अगस्त 2018 से। अगस्त 2018 से इसको लॉन्च किया गया था अल्ट्रा पुअर्स के लिए, SC/ST को बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, जो बेसिकली ताड़ी बनाने में के वर्क में इन्वॉल्व थे और शराबबंदी के बाद बेरोजगार हो गए थे। सतत जीविकोपार्जन योजना की नोडल एजेंसी बिहार में कौन है? यह है जीविका। वर्ष 2022-23 में राज्य के 38 जिलों में गत वर्ष 189 लाख की तुलना में 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। सभी परिवारों में से 18% लोगों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए थे।
वर्ष 2022-23 में गृहस्थल योजना, महादलित विकास योजना, गृहस्थल योजना और जनजाति उप योजना के तहत 95,075 परिवारों के बीच जो है 47,153.75 एकड़ जमीन वितरित की गई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों में ने 58,000 करीब 3 वार्डों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 67,000 योजनाओं का क्रियान्वयन किया था। अभी 57,667 667 वार्डों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है और जिनका कनेक्शन 96 लाख परिवारों को उपलब्ध है। मुख्यमंत्री गली नालियां पक्कीकरण योजना निश्चय के तहत 1,14,507 वार्डों में काम पूरा होने से पक्की गली नालियों से जुड़े ग्रामीण घरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2022-23 में छठे वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित अनुदान से और राज्य योजना के शीर्ष के तहत हर पंचायत में 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यापक योजना चलाई जा रही है। तो बिहार में कौन सा स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे वर्क कर रहा है इस समय? 6th फाइनेंस कमीशन। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 38 जिलों में 2301 पंचायतों में और 9,075 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। ग्राम कचहरियों में 2021-22 से 2023-24 के बीच दर्ज कुल 83,657 मामलों में से 83.3% का निष्पादन हो चुका है और वहीं दर्ज 71,160 आपराधिक मामलों में से 62,111 निष्पादित किए जा चुके हैं। नगर विकास की बात करेंगे तो नगर विकास और आवास शहरीकरण के दो मुख्य घटक हैं। 2018 से 2022 के बीच नगर विकास परियोजनाओं की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 27% और आवास योजना की यहाँ पे ग्रोथ रेट है 11%। नगर विकास और आवास विभाग का बजट 2018-19 से 21-22 के बीच लगभग तिगुना हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2023 को 19.22 लाख में से 18.33 लाख परिवारों को अपने परिसर में पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो 30 सितंबर 2023 तक जो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं 18.33 लाख परिवारों को अपने मतलब घरों में पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर ड्रेनेज मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पर जरूरी नहीं है कितना यहाँ पे खर्चा किया गया। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 34 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं मलजल उपचार के लिए। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों किनारे बसे 24 शहरों में स्वीकृत हुई है ये परियोजना। फिर उसके बाद लिखा पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का लगभग 1/3 भौतिक लक्ष्य पूरा हो चुका है। जुलाई 2023 तक आवंटित रकम का 19% खर्च हो चुका है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 872.50 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 2529.59 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे। नगर पालिकाओं की वित्त व्यवस्था के तहत 2022-23 में स्वार्जित आय कितनी थी? 13,008 मतलब ये 13,884.5 लाख रुपए थी जो 2019-20 में 147% अधिक थी। मतलब नगर पालिका अगर अपना जो रेवेन्यू जुटा पा रही तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अगर उसकी इनकी लोकल बॉडीज खुद का रेवेन्यू अगर जनरेट कर रही हैं, राज्य सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है रेवेन्यू के लिए, तो उसको एक अच्छा साइन माना जाता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य सरकार की स्वार्जित आय यानी कि उनकी खुद के रिसोर्सेज जो हैं ये बढ़ रहे हैं। बिहार में नगर पालिकाओं को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है होल्डिंग कर से। बैंकिंग सहवर्ती क्षेत्र में देखें तो ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं, बैंकिंग सहवर्ती क्षेत्र से ज़्यादा नहीं आता है। बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक मित्र, एटीएम ये सब स्टैब्लिश हो रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज तेजी से बढ़ रही हैं बिहार में। ये है यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या इतनी थी 7883, जबकि अब बैंक ग्राहक कितने थे? मतलब 47 मतलब ये करीब 47,083 ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए ये बैंक काम कर रहे थे। बिहार में 3956 शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक है। कैश डिपॉजिट रेशियो 31 मार्च 2023 तक 55.6% हो गया था। अब बिहार के बैंकों में राज्य के बैंकों द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है, ये यहाँ पे दर्ज किया गया था। अब मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। बिहार में 2005-06 से 2022-23 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय 13.3 गुना बढ़ा है। ये इस साल का बजट भी आप देखेंगे 2024-25 वाला, उसमें भी सबसे बड़ा जो घटक है वो क्या है? ये सोशल सर्विसेज पर सबसे ज़्यादा बिहार सरकार पैसा खर्चा करती है। इसी वजह से जो जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है LEB
इसमें काफ़ी विस्तार हुआ है। 2010 से 14 के बीच ही 68.1 वर्ष से बढ़कर अभी 69.5 वर्ष हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो उसके बाद यहाँ पर एनएफएचएस के आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, एनएफएचएस 5 के। अगर एनएफएचएस 3 से एनएफएचएस 5 को कंपेयर करें अगर, यानी 2005-6 के आंकड़ों से अगर हम तुलना करें 2019 से 21 के आंकड़ों की, तो संस्थागत प्रसवों के हिस्से में 49.9% अंकों की वृद्धि हुई है। बिहार में संस्थागत प्रसवों में जो वृद्धि, मतलब भारत में वृद्धि हुई है 49.9% की, लेकिन बिहार में 56.3% अंकों की वृद्धि हुई है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये कब आई थी, ये कमेंट करके आप बताएंगे। जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, इसको आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। जननी सुरक्षा योजना के तहत 2022-23 में लगभग 15.75 लाख महिलाओं ने इंस्टीट्यूशनल जो है प्रसव को चुना था, जबकि 2023-24 में 7.58 गर्भवती महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। तो मतलब एक वर्ष में आधे से अधिक यहाँ पे, मतलब ये 2023-24 में 7.58 गर्भवती महिलाओं ने इसका लाभ लिया है, और वहीं 2022-23 में 15.75 लाख महिलाओं ने इसका लाभ लिया था। ये चार्ट बना हुआ है, उसमें दिखाया गया हुआ है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर गिरकर 0 हो गई, जिसका अर्थ है कि सभी बच्चे अभी बिहार में प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, कितने स्कूल स्टैब्लिश किए हैं, कितने शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त किया है। ठीक है। सभी सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्वीकृत अंतर्ग्रहण क्षमता इतनी है। पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्वीकृत क्षमता 16,245 है। एमटेक के लिए सीट बढ़ाकर अब 240 कर दी गई हैं। अभियंत्रण विश्वविद्यालय के संबद्ध डिग्री स्तर पर उच्च पाठ्यक्रमों में कुल सीट का 33% यहाँ पर लड़कियों महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य के कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा औसतन 14% के आसपास रहा है। ठीक है। वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा है। लेकिन 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% था, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% था। अब टीएफआर के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर थी 2020 में 3.0, ग्रामीण क्षेत्रों में 3.1 और शहरी क्षेत्रों में 2.3 थी। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितनी होती है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होती है 2.1 की। 2.1 को बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि 2001 में 4.4 के आसपास यहाँ पर थी टीएफआर बिहार में, और 2011 में 3.6 रह गई थी, और 2011 से 2020 के बीच 0.6 अंक की गिरावट दर्ज करते हुए 3.0 यहाँ पे बिहार में टीएफआर रह गई है। 2020 में बिहार के अनेक जिलों में कुल प्रजनन दर में काफी गिरावट दर्ज किया गया, जब पटना में 2.0 रह गया है टीएफआर, और शिवहर और पूर्वी चंपारण में 3.5 के बीच है। तो जब से समृद्ध जो जिले हैं उसमें 2.0 आ चुका है, यानी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी नीचे कहीं कहीं पर ज्यादा है, जैसे पूर्वी चंपारण और शिवहर में जो करीब जिले हैं। वर्ष 2020 में सिर्फ 5 जिलों में कुल प्रजनन दर राज्य के औसत 3.0 से अधिक है। बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात मृत्यु दर, ठीक है, पेरिनेटल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, 5 वर्ष से पूर्व मृत्यु दर, उसके आंकड़े दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ टीएफआर ज़्यादा जरूरी है। चार्ट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। 2020 वाला जरूर एक बार देख लीजिएगा, खासकर ये ओवरऑल वाला, ये वाला एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अध्याय 13 बाल विकास के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2021 के लिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र की समूह की आबादी का प्रतिशत 33% और 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी का 11% हिस्सा था। तो 0 से 18 वर्ष की समूह की आबादी 2021 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 33% लोग 0 से 18 साल के, और 0 से 6 वर्ष के 11% लोग। 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष की आबादी का 42% हिस्सा था। यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं। भारत की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष की उम्र के लोग 33% थे 2021 में, वहीं पर बिहार में 42% था। तो बिहार में यहाँ पर युवा काफ़ी ज़्यादा हैं, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बिहार की कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष आयु की समूह की आबादी का हिस्सा 16% था। वहीं देश में ये हिस्सा था 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 12% करीब। 2021 में बच्चों की कुल आबादी 5.18 करोड़ थी, जिसमें लड़कियां 2.45 करोड़ और लड़के 2.73 करोड़ थे। वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय जो है वार्षिक 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। बाकी बाल विकास में समेकित बाल विकास सेवा के तहत पोषण का बजट 5.9% वार्षिक दर से बढ़ते हुए
जो है इतना हो गया था। मतलब समेकित बाल विकास सेवा के तहत पोषण का बजट हर साल 5.9% की दर से बढ़ाया जा रहा है। बाकी कितने बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है स्कूलों में, ये ज़्यादा नहीं आता है, नहीं ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाल लिंग अनुपात। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये ठीक है। बिहार में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में बाल लिंग अनुपात 2001 में 942 से घटकर 2011 में 935 लड़कियां प्रति 1000 लड़के रह गया था। इसमें किशनगंज का सबसे ज़्यादा था 971, कटिहार का 961, गया का 960 ये था, जबकि वैशाली में 904 रह गया था, पटना में 909 और मुजफ्फरपुर में 915। इसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास है नहीं। ये सेंसस वगैरह का जो भी है 2011 वाला, वो अलग से ही हमने आपको वीडियो दिया होगा कोर्स में, वो आप देख सकते हैं। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देख लेते हैं। बिहार सरकार देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन करने वाला राज्य था। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत इसने की थी। पर्यावरण की सुस्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना इसका लक्ष्य था। बिहार ने वर्ष 2022 में वर्ष 2022 में 849.1 मिलीमीटर वर्षा हुई थी और औसतन 81.7% वर्षा कहाँ से आती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है बिहार में, जो कि एक नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया का। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, जिसमें गर्मी काफ़ी पड़ती है और ठंड हल्की। राज्य में तापमान का औसत वार्षिक माध्य कितना था? 24.7 डिग्री सेल्सियस था, ये याद रखिएगा। ये फिगर याद रखिएगा, 849.1 और ये 24.7 सेल्सियस। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी की थी। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक लाना, जलवायु अनुकूल विकास पर फोकस करना, ऊर्जा उद्योग, परिवहन, निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना, ये सब उद्देश्य था। राष्ट्रीय नभभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस में बिहार के 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले जो नम भूमि है यानी वेटलैंड है, उनको सूचीबद्ध किया गया है। राज्य के 23 जिलों के शहरी क्षेत्रों में भी कुल 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वायु प्रदूषण पर निगाह रख रहे हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जो कानपुर IIT के साथ मिलकर के देशज प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर एटमॉस्फेरिक वायु की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग यहाँ पे कर रहा है। इसी परियोजना के तहत 534 किफायती सेंसरों और उपग्रहों के आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि सेंसरों का अतिरिक्त सेट पटना में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय में लगाया गया है।